Anticoagulants. Here are some points regarding anticoagulants. Drugs that help prevent the clotting of blood. तो anticoagulants drugs जो है वो क्लॉटिंग प्रोसेस को प्रिवेंट करते हैं और क्लॉटिंग ब्लड का जो क्लॉटिंग को है वो प्रोसेस को वो रिड्यूस करते हैं. नेक्स्ट इज कोएगुलेशन विल ऑकर instantaneously once a blood vessel has been severed. तो कोएगुलेशन कब होता है? जब कोई ब्लड वेसल इंज्योर हो जाता है तो वहाँ पे ब्लड फ्लो होता है उसको बोलते हैं कोएगुलेशन. तो इस प्रोसेस को रिड्यूस करने के लिए या फिर स्टॉप करने के लिए एंटीकोएगुलेंट्स ड्रग्स यूज़ होते हैं. ब्लड बिगिंस टू सॉलिडिफाई टू प्रिवेंट एक्सेसिव ब्लड लॉस एंड टू प्रिवेंट इन्वेसिव सब्सटेंसेस फ्रॉम एंटरिंग द ब्लड स्ट्रीम. तो जब एंटीकोएगुलेंट्स देते हैं तो वहाँ जहाँ पे भी टीयर हुआ है या फिर कोई भी इंजरी हुआ है वहाँ पे ब्लड जो है वो सॉलिडिफाई हार्ड हो जाता है ताकि वहाँ पे ब्लड लॉस और आगे ना हो और कोई भी ब्लड स्ट्रीम में ऑर्गेनिजम्स या फिर कुछ और सब्सटेंसेस इजीली एंटर ना कर सके. तो ओवरऑल एंटीकोएगुलेंट्स आर द ड्रग्स विच हेल्प इन प्रिवेंटिंग द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड. Next, here is the classification of anticoagulants. It is divided into two, used in vivo and used in vitro. In vivo means inside the living organisms and in vitro means outside the living organisms. So under the in vivo is parenteral and oral, and in vitro is heparin and calcium complexing agents. Here this is a slide regarding how the anticoagulants work in all the clotting factors. First is used in vivo. Under that is a parenteral anticoagulants, indirect thrombin inhibitors. So here are some inhibitors such as heparin, low molecular weight heparins, FONDAPARINUX, danaparoid, and direct thrombin, lepiridine, bivalirudin, and ergotroban. B. Oral anticoagulants. Under that is coumarin derivatives. Under that are some drugs: hydroxycoumarin, warfarin, sodium acetylcoumarol, ethyl bicomacetate. Oral direct thrombin inhibitor, dabigatran, ataxylate. In dandione derivative, phenandione direct factor 10A inhibitors are rivaroxaban. Second classification is used in vitro. Under that is heparin and calcium complexing agents, sodium citrate, sodium oxalate, and sodium aditate. The slide is not important. Next, we will see the first drug, that is heparin. Heparin is a non-uniform mixture of straight-chain mucopolysaccharides with molecular weight of 10,000 to 20,000. तो हेपरिन जो है वो एक नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर है जिसमें कि म्यूकोपॉलीसैकेराइड से बना है जिसका मॉलिकुलर वेट है 10,000 to 20,000 molecular weight. It contains polymers of 2 sulfated disaccharide units. तो हेपरिन में 2 सल्फेटेड डाइसैक्राइड यूनिट्स है, वो है डी ग्लूकोसामाइन, एल हाइड्रोनिक एसिड, डी ग्लूकोसामाइन, डी ग्लूकोरोनिक एसिड. इट इज़ प्रेजेंट इन ऑल टिश्यूज कंटेनिंग मास्ट सेल्स. रिचेस्ट सोर्सेस आर लंग, लीवर एंड इंटेस्टाइनल म्यूकोसा. तो ये जो हेपरिन में जो 2 पॉलीमर्स है ये अपने बॉडी में भी प्रेजेंट रहते हैं, सच एज टिश्यूज़ में रहते हैं, मास्ट सेल्स में, लंग्स में, लीवर में एंड इंटेस्टाइनल म्यूकोसा में प्रेजेंट रहते हैं. हियर इज़ द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, हाउ द हेपरिन वर्क्स. First, when the person is given heparin, it activates the plasma 83rd. 83rd is nothing but antithrombin third. So when this heparin activates plasma 83rd, which is in inactive form in our body, it gets activated, and then this antithrombin third heparin leads to a complex form. तो क्या होता है, जो हेपरिन जो ड्रग देते हैं, देने के बाद जो 83rd
जिसे हम बोलते हैं एंटी थ्रोम्बिन, जो कि इनएक्टिव फॉर्म में रहता है। हेपरिन देने के बाद वो एक्टिव फॉर्म में आ जाता है। नेक्स्ट 83rd जो है वो एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है, कॉम्प्लेक्स जो क्लस्टर फॉर्म करके हार्ड सब्सटेंस बनाता है, जो कि पूरे क्लॉटिंग फैक्टर्स बाइंड्स टू क्लॉटिंग फैक्टर्स ऑफ इंट्रिंसिक एंड कॉमन पाथवेज एंड इनएक्टिवेट्स देम। तो फर्स्ट क्या था, हेपरिन ड्रग जब आप देते हो वो प्लाज्मा 83rd दैट इज़ एंटी थ्रोम्बिन थर्ड को एक्टिवेट करता है। एक्टिवेट होने के बाद एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है, एंटी थ्रोम्बिन थर्ड का एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है। वो कॉम्प्लेक्स क्या करता है, पूरे जितने भी क्लॉटिंग फैक्टर्स है, इससे पहले वाले एक टॉपिक में हमने देखा था कोएगुलेशन, कुछ क्लॉटिंग फैक्टर्स थे 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स, वो सारे क्लॉटिंग फैक्टर्स को ये एंटी थ्रोम्बिन थर्ड क्या करता है, उसको बाइंड करके इनएक्टिवेट करता है। अगर वो इनएक्टिवेट ना रहा तो क्लॉटिंग फैक्टर्स अगर इनएक्टिवेट नहीं रहते तो ब्लीडिंग कंटिन्यूसली रहता है, तो इसको वो क्या करते हैं, बाइंड करके क्लॉटिंग फैक्टर्स को इनएक्टिवेट करते हैं। दिस इज द मेन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ हेपरिन। Next, other actions of heparin are heparin in higher doses inhibits platelet aggregation and prolongs bleeding time. अगर आप heparin हाई डोसेस में देते हो तो वो प्लेटलेट एग्रीगेशन को रिड्यूस करता है, इनहिबिट करता है और ब्लीडिंग टाइम को भी इंक्रीज़ कर देता है। हेपरिन इन लोअर डोसेस हेल्प्स इन लिपेमिया क्लियरिंग। तो हेपरिन जो है लोअर डोज में देते हैं। लिपेमिया मीन्स प्रेजेंस ऑफ इमल्सिफाइड इन द ब्लड। तो फैट इमल्सिफाइड फैट जब ब्लड स्ट्रीम में प्रेजेंट रहते हैं उसको बोलते हैं लिपेमिया। तो लोअर डोज में दोगे तो ब्लड स्ट्रीम में जो भी फैट प्रेजेंट है वो धीरे धीरे उसको क्लियर करेगा। नेक्स्ट, फार्माकोकाइनेटिक्स। हेपरिन इज़ नॉट एब्जॉर्ब्ड ओरली, इट इज़ इंजेक्टेड IV इंजेक्शन दिया जाता है। आफ्टर सबक्यूटेनियस इंजेक्शन एंटीकोएगुलेंट इफेक्ट डेवलप्स आफ्टर 60 मिनट मीन्स 1 आवर। तो जो सबक्यूटेनियस इंजेक्शन अगर दिया जाता है एंटीकोएगुलेंट ड्रग तो ये 60 मिनट के बाद ये वर्क करता है, मीन्स 1 आवर के बाद। बायोअवेलेबिलिटी इज़ इनकन्सिस्टेंट। तो ये जो बायोअवेलेबिलिटी है ये स्टेबल नहीं रहता, सेम नहीं रहता है। हेपरिन कभी कभी जल्दी मोर परसेंट ये वर्क करता है या फिर कभी कभी कम परसेंट ये वर्क करता है। तो दैट इज़ बायोअवेलेबिलिटी इज़ इनकन्सिस्टेंट। हेपरिन डज नॉट क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर और प्लेसेंटा। हेपरिन जो है वो ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस नहीं करता और प्लेसेंटा भी क्रॉस नहीं करता। एंड इट इज़ मेटाबोलाइज्ड इन द लीवर एंड एक्सक्रीटेड इन यूरिन। Heparin should not be mixed with penicillin, tetracyclines, hydrocortisone और Na in the same syringe or infusion bottle. तो हेपरिन हमेशा अलग सिरिंज में ही पर्सन को देते हैं। कोई भी ड्रग्स या फिर पेनिसिलिन या फिर टेट्रासाइक्लिन्स, हाइड्रोकॉर्टिसोन या फिर कुछ और ड्रग्स के साथ कभी भी इसको मिक्स करके नहीं देना है। कोई भी बॉटल या फिर सिरिंज में इसको मिक्स करके नहीं देना है। ऑलवेज हेपरिन शुड बी गिवन सेपरेटली। Next, heparinized blood is not suitable for blood counts, fragility testing and complement fixation test. तो heparinized blood जो भी है blood count RBC WBC काउंट के लिए ये suitable नहीं है, क्योंकि ये ड्रग देने के बाद आप कोई भी laboratory टेस्ट नहीं कर सकते। So here is the picture how we have to give the heparin, that is IV subcutaneous. नेक्स्ट, एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ हेपरिन। ब्लीडिंग ड्यू टू ओवरडोज, मोस्ट सीरियस कॉम्प्लिकेशंस। तो इससे पहले हमने देखा था कि अगर आप हेपरिन ज़्यादा डोज में देते हो तो वहाँ पे प्लेटलेट एग्रीगेशन कम हो जाते हैं और ब्लीडिंग टाइम प्रोलॉन्ग हो जाते हैं। तो दिस इज़ फर्स्ट एडवर्स इफेक्ट, ब्लीडिंग ऑकर्स ड्यू टू ओवरडोज। नेक्स्ट, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। तो थ्रोम्बोसाइटोपेनिया भी होने के चांसेस रहते हैं। ट्रांसिएंट एंड रिवर्सिबल एलोपेशिया हो सकता है, मीन्स हेयर लॉस, ओस्टोपोरोसिस, हाइपरसेंसिटिविटी। सो दिस आर द एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ हेपरिन। नेक्स्ट, कॉन्ट्राइंडिकेशंस। ब्लीडिंग डिसऑर्डर, हिस्ट्री ऑफ हेपरिन इंड्यूस्ड थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। अगर पर्सन को कोई ब्लीडिंग डिसऑर्डर है या फिर इससे पहले उन्होंने कभी हेपरिन लिया है जिससे उनको थ्रोम्बोसाइटोपेनिया हो गया है, तो वैसे पर्सनस को भी हेपरिन दोबारा नहीं देना है। सीवियर हाइपरटेंशन है, थ्रेटेंड अबॉर्शन, पाइल्स, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल अल्सर्स, सब एक्यूट बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस, मैलिग्नेंसिस, ट्यूबरकुलोसिस, न्यूरोसर्जरी, लंबर पंक्चर, क्रोनिक अल्कोहलिक सिरोसिस, रीनल फेलियर। तो ये जितने भी कंडीशंस है
ये सारे कंडीशंस अगर पर्सन में अवेलेबल है या फिर डायग्नोज्ड है तो ऐसे पर्सन्स को कभी भी हेपेरिन ड्रग्स नहीं दे सकते हैं, जैसे कि एंडोकार्डाइटिस हो गया, या फिर उनको कोई न्यूरो सर्जरी हुआ है, लंबर पंक्चर हुआ है, रीनल फेलियर हुआ है, या फिर एबॉर्शन हुआ है, पाइल्स हुआ है, तो ऐसे पर्सन्स को हेपेरिन नहीं दिया जाता। Next we will see the low molecular weight heparins. Heparin has been fractioned into low molecular forms, that is 3000 to 7000 by different techniques. तो इसको low molecular weight heparin क्यों कहा गया, क्योंकि इसका जो molecular weight है वो 3000 to 7000 जो कि 8000 से कम है, इसलिए that's why we can say as low molecular weight heparin. And these are defined as heparin salts having an average molecular weight less than 8000. These are obtained by various method of fractionation और depolymerization of polymeric heparin. तो लो मोलिकुलर वेट हेपरिन कब आपको मिलेगा, जब आप हेपरिन को फ्रैक्शन करोगे या फिर डिवाइड करोगे, डीपोलीमराइज करोगे, तो उस टाइम लो मोलिकुलर वेट हेपरिन्स मिल सकता है। इट्स एक्शन इज़ ऑल्सो सेम लाइक हेपरिन, ये भी सेम है। तो इसमें भी क्या होता है, इट ऑल्सो बाइंड्स टू दी एंटीथ्रोम्बिन थर्ड इन आवर बॉडी विच इज़ इन इनएक्टिव फॉर्म, उसको वो एक्टिवेट करता है। उसके बाद एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म होने के बाद ये कॉम्प्लेक्स क्या करता है, पूरे जितने भी 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं वो 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स को बाइंड करता है, बाइंड करके कोएगुलेशन प्रोसेस को कम करता है। तो ये भी सेम है जैसे कि आप इससे पहले वाले स्लाइड्स में हमने देखा था हेपरिन में। एंड इट ऑल्सो excreted through renal excretion. Next advantages are better subcutaneous bioavailability, तो इसका bioavailability 70 to 90% है, तो ये बेस्ट है। एंड इट्स लॉन्गर एंड मोर कंसिस्टेंट मोनो एक्सपोनेंशियल, और ये मोनो एक्सपेंशियल मीन्स सिंगल वेरिएबल है जो कि 4 to 6 आवर्ली वर्क करता है। सिंस नेक्स्ट टाइम्स आर नॉट प्रोलॉन्ग्ड, लेबोरेटरी मॉनिटरिंग इज़ नॉट नीडेड। तो ये जो अगर लो मोलिकुलर वेट हेपरिन आप दे रहे हो तो इसमें लेबोरेटरी टेस्ट्स ज़्यादा नीड नहीं है। रिस्क ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस आफ्टर लॉन्ग टर्म यूज इज़ मच लेस। तो इससे पहले जब हेपरिन में हमने देखा था कि उसमें एडवर्स इफेक्ट्स में क्या ऑस्टियोपोरोसिस था, क्योंकि वो थोड़े हाई मोलिकुलर वेट है, तो उसको अगर प्रोलॉन्ग यूज़ करेंगे तो ऑस्टियोपोरोसिस होने के चांसेस रहेंगे। लेकिन जो लो मोलिकुलर वेट हेपरिन है, ये इसका मोलिकुलर वेट कम रहने के कारण ये आप अगर प्रोलॉन्ग यूज भी करते हो तो ऑस्टियोपोरोसिस होने के कम चांसेस रहते हैं। Indications are prophylaxis of deep vein thrombosis, pulmonary embolism, high risk patients undergoing surgery. तो indications किस किस को आप दे सकते हो, इन ट्रीटमेंट एज डीप वेन थ्रोम्बोसिस, या फिर ब्लड क्लॉट्स, वेन्स में ब्लड क्लॉट्स हुए हैं तो उसके ट्रीटमेंट के लिए, या फिर पल्मोनरी एम्बोलिज्म हुआ है, या फिर पेशेंट अंडरगोइंग कोई सर्जरी हो रहा है तो वहाँ पे ब्लीडिंग होने के चांसेस रह सकते हैं, तो एंटीकोएगुलेंट्स दे सकते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ एस्टेब्लिश्ड डीप वेन थ्रोम्बोसिस, अनस्टेबल एंजाइना मीन्स हार्ट डिजीज़ एंजाइना हुआ या फिर मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन, उस कंडीशन में दे सकते हैं आप। टू मेंटेन पैटेंसी ऑफ कैनुला एंड शंट्स इन डायलिसिस पेशेंट्स में भी ये दे सकते हैं। हियर आर द ड्रग्स, दैट इज एनोक्साप्रिन, रेविपेरिन, नाइड्रोपेरिन, डेल्टापेरिन, पैरनापेरिन, एडेपेरिन. Next drug is FONDAPARINUX, the pentasaccharide with specific sequence that binds at 83rd with high affinity to selectively inactivate factor 10A without binding thrombin, has been recently produced synthetically. तो FONDAPARINUX का भी सेम एक्शन है जैसे इससे पहले हेपरिन में हमने पढ़ा था कि हाउ इट activates the antithrombin third and makes a complex form, and it also acts the binds the all the clotting factors. तो वैसे ही FONDAPARINUX भी 83rd एंटीथ्रोम्बिन थर्ड को एक्टिवेट करता है। एक्टिवेट करने के बाद वहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म होके ये 10A क्लॉटिंग फैक्टर और सेकेंड A क्लॉटिंग फैक्टर को अफेक्ट करता है और कोएगुलेशन प्रोसेस को रिड्यूस करेगा। बायोअवेलेबिलिटी है 100% है एंड एक्सक्रीटेड अनचेंज्ड बाय द किडनी, ये एक्सक्रीटेड थ्रू रीनल सिस्टम के थ्रू ये एक्सक्रीट होता है।
Next is direct thrombin inhibitors. Unlike heparin, these recently developed anticoagulants bind directly to the thrombin and inactivate it without the need to combine with and activate. तो ये जो डायरेक्ट थ्रोम्बिन इनिबिटर है ये डायरेक्टली थ्रोम्बिन में एक्ट करता है, ये एंटी थ्रोम्बिन थर्ड में एक्ट नहीं करता, इट डायरेक्टली एक्ट्स ऑन द थ्रोम्बिन और वहीं पे उस कोagulation प्रोसेस को रिड्यूस करता है. ड्रग्स आर लेपिरुडिन, बाइवेलिरुडिन एंड अर्गैट्रोबैन. Next, oral anticoagulants act indirectly by interfering with the synthesis of vitamin K dependent clotting factors in liver. तो इससे पहले एक टॉपिक हमने डील किया था दैट इज़ कोएगुलेंट फैक्टर्स. उसमें अपन अदर ड्रग्स में देखे थे विटामिन के विच इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर्स. अगर ओरल एंटीकोएगुलेंट्स जब दिया जाता है ये डायरेक्टली एक्ट्स ऑन द विटामिन के विच इज़ हेल्पफुल फॉर द सिंथेसिस ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर. ये उसी पे एक्ट करके विटामिन के फंक्शनिंग को स्टॉप करता है और क्लॉटिंग फैक्टर के सिंथेसिस को भी स्टॉप करता है. अपेरेंटली बिहेव एज कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट ऑफ विटामिन के. तो ये अगेंस्ट वर्क करता है. ओरल एंटीकोएगुलेंट्स जो है वो विटामिन के फंक्शन के अगेंस्ट वर्क करता है जो कि क्लॉटिंग फैक्टर के सिंथेसिस को स्टॉप करेगा. दे इनहिबिट द एंजाइम विटामिन के. तो विटामिन के जो कि क्लॉटिंग फैक्टर्स के सिंथेसिस के लिए हेल्पफुल था वो उसी प्रोसेस को स्टॉप कर देता है. तो दीज आर द फंक्शंस ऑफ ओरल एंटीकोएगुलेंट्स. तो ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है ओरल एंटीकोएगुलेंट्स. तो इससे पहले हमने देखा था कि विटामिन के जो है वो जितने भी क्लॉटिंग फैक्टर्स है 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स को ये सिंथेसिस कर रहा था फॉर इट्स बेटर प्रोसेस फंक्शनिंग. तो एंटीकोएगुलेंट ड्रग्स जब आप देते हो तो ये डायरेक्टली एक्ट्स ऑन द विटामिन के एंड इट reduces the synthesis of vitamin K. Next, direct factor 10A inhibitors act rapidly without a lag time. मीन्स जो डायरेक्ट फैक्टर 10A inhibitors जो है एंटीकोएगुलेंट ड्रग्स जो है वो जल्दी वर्क करता है, ज़्यादा टाइम नहीं लेता. हैव ए शॉर्ट लास्टिंग एक्शन, लेकिन इसका जो एक्शन है वो कम रहेगा. दैट इज़ रिवारोक्साबैन. नेक्स्ट, ओरल डायरेक्ट थ्रोम्बिन इनिबिटर. ओरल डायरेक्ट थ्रोम्बिन इनिबिटर में ड्रग है आपका डेबिगैट्रन एटैक्सिलेट. रिवर्सिबली ब्लॉक्स द कैटालाइटिक साइट ऑफ थ्रोम्बिन एंड प्रोड्यूसेस अ रैपिड एंटीकोएगुलेंट एक्शन. तो ये जो डेबिगैट्रन एटैक्सिलेट जो है वो डायरेक्टली थ्रोम्बिन पे एक्ट करता है जो कि सिंथेसिस कर रहा था क्लॉटिंग फैक्टर्स को, वहाँ पे वो डायरेक्टली एक्ट करता है और एंटीकोएगुलेशन एक्शन अपना एक्शन दिखाना स्टार्ट करता है 2 आवर्स में. ओरल बायोअवेलेबिलिटी इज़ लो. तो ये अगर ओरली दिया जाता है तो इसका बायोअवेलेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा कम है. नो लैबोरेटरी मॉनिटरिंग इज़ रिक्वायर्ड एंड इसका जो प्लाज्मा टी-हाफ है 12 to 14 आवर्स है. ड्यूरेशन ऑफ एक्शन इज़ 24 आवर्स. यूजेस ऑफ एंटीकोएगुलेंट्स. डीप वेन थ्रोम्बोसिस. तो हमने देखा था वेन्स में ब्लड क्लॉट हो गया तो डीप वेन थ्रोम्बोसिस, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, पल्मोनरी क्लॉट्स इन द लंग्स. तो वैसे कंडीशन में एंटीकोएगुलेंट्स यूज़ कर सकते हैं. मायोकार्डियल इन्फेक्शन, अनस्टेबल एंजाइना, रूमेटिक हार्ट डिजीज़, आर्टेरियल फिब्रिलेशन, सेरेब्रोवैस्कुलर डिजीज़, वैस्कुलर सर्जरी, प्रोस्थेटिक हार्ट वॉल्स, रेटिनल वेसल थ्रोम्बोसिस, एक्स्ट्राकॉर्पोरियल सर्कुलेशन, हेमोडायलिसिस, डिफिब्रिलेशन सिंड्रोम. तो ये सारे कंडीशंस अगर हैं तो पर्सन को एंटीकोएगुलेशन ड्रग्स दे सकते हैं क्योंकि ये सारे कंडीशंस में क्लॉटिंग फैक्टर क्लॉट्स होने के चांसेस रहेंगे तो उसको रिड्यूस करने के लिए एंटीकोएगुलेंट ड्रग्स यूज़ होते हैं. थैंक यू.